नमस्कार। जया लिटरेचर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और प्रस्तुत है गोदान का भाग 7। पिछले भाग में आपने देखा कि राय साहब वर्तमान सभी बुराइयों की जड़ परिस्थितियों को मानते हुए होरी से अपना दुखड़ा रोते हैं और यही कहते हैं कि जब तक यह संपत्ति की बेड़ी उनके पैरों से नहीं निकलेगी, जब तक वह अभिशाप उनके सिर पर मंडराता रहेगा, वे मानवता का पद नहीं पा सकेंगे, जिस पर पहुंचना ही जीवन का अंतिम लक्ष्य है। अब इससे आगे राय साहब ने फिर गिलौरी दान निकाला और कई गिलौरियां निकालकर मुंह में भर ली। कुछ और कहने वाले थे कि एक चपरासी ने आकर कहा, सरकार, बेगारों ने काम करने से इनकार कर दिया है। कहते हैं जब तक हमें खाने को ना मिलेगा हम काम ना करेंगे। हमने धमकाया तो सब काम छोड़कर अलग हो गए। राय साहब के माथे पर बल पड़ गए। आंखें निकाल कर बोले, चलो मैं इन दुष्टों को ठीक करता हूँ। जब कभी खाने को नहीं दिया तो आज यह नई बात क्यों? एक आने रोज़ के हिसाब से मजूरी मिलेगी जो हमेशा मिलती रही है, और इस मजूरी पर काम करना होगा, सीधे करें या टेढ़े। फिर होरी की ओर देखकर बोले, तुम अब जाओ होरी, अपनी तैयारी करो। जो बात मैंने कही है उसका ख्याल रखना। तुम्हारे गांव से मुझे कम से कम 500 की आशा है। राय साहब झल्लाते हुए चले गए। होरी ने मन में सोचा, अभी यह कैसी कैसी नीति और धर्म की बातें कर रहे थे और एकाएक इतने गर्म हो गए। सूर्य सिर पर आ गया था। उसके तेज से अभिभूत होकर वृक्ष ने अपना पसार समेट लिया था। आकाश पर मटियाली गर्द छाई हुई थी और सामने की पृथ्वी कांपती हुई जान पड़ती थी। होरी ने अपना डंडा उठाया और घर चला। शगुन के रुपए कहाँ से आएंगे, यही चिंता उसके सिर पर सवार थी। होरी अपने गांव के समीप पहुंचा तो देखा अभी तक गोबर खेत में ऊख गोड़ रहा है और दोनों लड़कियां भी उसके साथ काम कर रही हैं। लू चल रही थी, बगुले उठ रहे थे, भूतल धधक रहा था, जैसे पृथ्वी ने वायु में आग घोल दी हो। यह सब अभी तक खेत में क्यों है? क्या काम के पीछे सब जान देने पर तुले हुए हैं? वह खेत की ओर चला और दूर ही से चिल्लाकर बोला, आता क्यों नहीं गोबर? क्या काम ही करता रहेगा? दोपहर ढल गई, कुछ सोचता है कि नहीं? उसे देखते ही तीनों ने कुदालें उठा ली और उसके साथ हो लिए। गोबर सांवला, लंबा, इकहरा युवक था जिसे इस काम में रुचि न मालूम होती थी। प्रसन्नता की जगह मुख पर असंतोष और विद्रोह था। वह इसलिए काम में लगा हुआ था कि वह दिखाना चाहता था कि उसे खाने पीने की कोई फिक्र नहीं है। बड़ी लड़की सोना लज्जाशील कुमारी थी, सांवली, सुडौल, प्रसन्न और चपल। गाढ़े की लाल साड़ी जिसे वह घुटनों से मोड़कर कमर में बांधे हुए थी, उसके हल्के शरीर पर कुछ लदी हुई सी थी और उसे प्रौढ़ता की गरिमा दे रही थी। छोटी रूपा 5 साल की छोकरी थी, मैली, सिर पर बालों का एक घोंसला सा बना हुआ, एक लंगोटी कमर में बांधे, बहुत ही ढीठ और रोनी। रूपा ने होरी की टांगों में लिपट कर कहा, काका देखो, मैंने एक ढेला भी नहीं छोड़ा। बहन कहती है जा पेड़ तले बैठ, ढेले ना तोड़े जाएंगे काका, तो मिट्टी कैसे बराबर होगी? होरी ने उसे गोद में उठाकर प्यार करते हुए कहा, तूने बहुत अच्छा किया बेटी, चल घर चलें। कुछ देर अपने विद्रोह को दबाए रहने के बाद गोबर बोला, यह तुम रोज रोज मालिकों की खुशामद करने क्यों जाते हो? बाकी न चुके तो प्यादा आकर गालियां सुनाता है, बेगार देनी ही पड़ती है।
नज़र नजराना सब तो हमसे भराया जाता है, फिर किसी की क्यों सलामी करो। इस समय यही भाव होरी के मन में भी आ रहे थे, लेकिन लड़के के इस विद्रोह भावना को दबाना जरूरी था। बोला, सलामी करने ना जाए तो रहें कहाँ। भगवान ने जब गुलाम बना दिया है तो अपना क्या बस है। यह इसी सलामी की बरकत है कि द्वार पर मड़ैयाँ डाल ली और किसी ने कुछ नहीं कहा। घूरे ने द्वार पर खूंटा गाड़ा था जिस पर कारिंदों ने 2 रुपए डांड ले लिए थे। तलैया से कितनी मिट्टी हमने खोदी, कारिंदा ने कुछ नहीं कहा। दूसरा खोदे तो नज़र देनी पड़े। अपने मतलब के लिए सलामी करने जाता हूँ। पाँव में सनीचर नहीं है और न सलामी करने में कोई बड़ा सुख मिलता है। घंटों खड़े रहो तब जाकर मालिक को खबर होती है। कभी बाहर निकलते हैं, कभी कहला देते हैं कि फुर्सत नहीं है। गोबर ने कटाक्ष किया। बड़े आदमियों के हाँ में हाँ मिलाने में कुछ न कुछ आनंद तो मिलता ही है, नहीं लोग मेंबरी के लिए क्यों खड़े हों। जब सिर पर पड़ेगी तब मालूम होगा बेटा। अभी जो चाहे कर लो। पहले मैं भी यही सब बातें सोचा करता था, पर अब मालूम हुआ कि हमारी गर्दन दूसरों के पैरों के नीचे दबी हुई है, अकड़ कर निबाह नहीं हो सकता। पिता पर अपना क्रोध उतार कर गोबर कुछ शांत हो गया और चुपचाप चलने लगा। सोना ने देखा रूपा बाप की गोद में चढ़ी हुई है तो ईर्ष्या हुई। उसे डांट कर बोली, अब गोद से उतरकर पाँव पाँव क्यों नहीं चलती, क्या पाँव टूट गए हैं। रूपा ने बाप की गर्दन में हाथ डालकर ढिठाई से कहा, ना उतरेंगे, जाओ। काका बहन हमको रोज चिढ़ाती है कि तू रूपा है, मैं सोना हूँ, मेरा नाम कुछ और रख दो। होरी ने सोना को बनावटी रोष से देखकर कहा, तू इसे क्यों चिढ़ाती है सोनिया। सोना तो देखने को है, निवाह तो रूपा से होता है। रूपा न हो तो रुपए कहाँ से बने बता। सोना ने अपने पक्ष का समर्थन किया। सोना न हो तो मोहर कैसे बने, नथुनिया कहाँ से आए, कंठा कैसे बने। गोबर भी इस विनोदमय विवाद में शरीक हो गया। रूपा से बोला, तू कह दे कि सोना तो सूखी पत्ती की तरह पीला होता है, रूपा तो उजला होता है जैसे सूरज। सोना बोली, शादी ब्याह में पीली साड़ी पहनी जाती है, उजली साड़ी कोई नहीं पहनता। रूपा इस दलील से परास्त हो गई। गोबर और होरी को कोई दलील इसके सामने न ठहर सकी। उसने शुद्ध आंखों से होरी को देखा। होरी को एक नई युक्ति सूझ गई। बोला, सोना बड़े आदमियों के लिए है, हम गरीबों के लिए तो रूपा ही है। जैसे जौ को राजा कहते हैं, गेहूं को चमार, इसलिए ना कि गेहूं बड़े आदमी खाते हैं, जौ हम लोग खाते हैं। सोना के पास इस सबल युक्ति का कोई जवाब न था। परास्त होकर बोली, तुम सब जने एक और हो गए ना, नहीं रुपया को रुला कर छोड़ती। रूपा ने उंगली मटका कर कहा, ए राम सोना चमार, ए राम सोना चमार। इस विजय का उसे इतना आनंद हुआ कि बाप की गोद में रह न सकी। जमीन पर कूद पड़ी और उछल उछल कर यही रट लगाने लगी, रूपा राजा सोना चमार, रूपा राजा सोना चमार।